हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम सोल्व कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ट्रांसफॉर्मर के एमसीक्यू सीरीज। क्वेश्चन नंबर 31 मैंने आपके लिए रखा था कि इसका सोल्व करके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो काफ़ी कम लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर लिखा है, तो आप सोल्व नहीं करते क्वेश्चन या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख नहीं रहे हैं, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इस तरह से क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम में कैसे चलेगा। तो बेटा सोल्व कीजिए क्वेश्चंस और इसका आंसर जो भी है आपने बताया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया है तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन आगे से जो भी क्वेश्चंस मैं रखती हूँ आपके लिए सोल्व करने के लिए, तो उसको सोल्व करके आप कमेंट जरूर कीजिए मुझे। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। इन 100 kVA 1100 by 220 volt 50 hertz single phase transformer with 2000 turns on the HV side, the open circuit test result gives 220 volt 91 ampere and 5 kilovolt on LV side. The core loss component of current is, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया है यहाँ पे। तो ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोर लॉसेस मिलते हैं, आयरन लॉसेस जो भी है। तो हमारे पास टेस्ट रिजल्ट क्या आया? 220 वोल्ट वोल्टेज है, 91 एम्पियर करंट आई है और 5 किलो वोल्ट जो है हमारा पावर आया है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा पी ओपन सर्किट, क्या हो जाएगा ये? 5 किलो वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आया पी। वोल्टेज हमारा आया वी ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ से 220 वोल्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे कि कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या है। तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है हमारा, वोल्टेज दिया हुआ है हमारा, तो करंट यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे? P इक्वल टू वी आई होता है, तो आई आ जाएगा हमारा 5 किलो वोल्ट। तो ये हो जाएगा 5 इंटू अपॉन 220। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा 22.72 एम्पियर। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी ओपन सर्किट दिया, ओपन सर्किट टेस्ट रिजल्ट में हमें क्या मिलते हैं? पी ओपन सर्किट मिलता है, वी ओपन सर्किट मिलता है और करंट जो होती है वो भी कोर लॉस कंपोनेंट की करंट होती है। जो पी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो अपन आई जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जो भी हमारे पास जो है दिए हुए टर्म्स हैं वो कोई काम की नहीं है, पी और वी से हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, अ ट्रांसफॉर्मर कोर इज लेमिनेटेड टू। तो ट्रांसफॉर्मर की कोर जो होती है लेमिनेटेड होती है, और वो क्यों होती है? टू रिड्यूस ईडी करंट लॉसेस। तो ईडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हमारी कोर जो होती है ट्रांसफॉर्मर की वो लेमिनेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd, सम्पनर्स टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफॉर्मर टू डिटरमाइन। तो सम्पनर्स टेस्ट क्यों किया जाता है? टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द फंक्शन ऑफ ए कंजर्वेटर इन ट्रांसफॉर्मर इज। तो कंजर्वेटर जो है ट्रांसफॉर्मर का आपने डायग्राम देखा होगा, उसके ऊपर एक जो है इस तरह का एक कंजर्वेटर लगा हुआ रहता है। तो इस कंजर्वेटर क्या क्या पर्पज क्या होता है इसका, क्यों लगाते हैं, क्या फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन होता है टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। तो हमारा ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसके अंदर दो तरह के टैंक होते हैं, एक मैन टैंक होता है, कंजर्वेटर होता है। तो मैन टैंक में जो हमारा ऑयल होता है जिसको ट्रांसफॉर्मर के फंक्शन के लिए यूज में लिया जाता है, तो टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से अगर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारा कंजर्वेटर में जो ऑयल होता है वो काम में आता है। अगर एक्सपेंशन होगा तो जो ज़्यादा ऑयल होगा कंजर्वेटर में चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कंजर्वेटर से जो है सप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, टू ट्रांसफॉर्मर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन दियर। तो पैरेलल ऑपरेशन के अंदर दो ट्रांसफॉर्मर है, वो लोड किस तरह से शेयर करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द पर यूनिट इम्पीडेंस। जिसका पर यूनिट इम्पीडेंस ज़्यादा होता है वो क्या करता है? कम लोड शेयर करता है, और जिसका पर यूनिट इम्पीडेंस कम होगा वो ज़्यादा लोड शेयर करेगा और फुल लोड पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इफ R2 इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड K इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, देन द इक्विवेलेंट सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी विल बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? R2 हमारा रेजिस्टेंस है सेकेंडरी वाइंडिंग का, K ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हम प्राइमरी में रेफर करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? तो ऑप्शन दिए हुए हैं R2 बाई के, R2 बाई के स्क्वायर, R2 स्क्वायर बाई के स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर बाई के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा R2 बाई के स्क्वायर। ये क्या ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि ये तो हमने तो पढ़ा था ए स्क्वायर इंटू R2 करके, तो के हमारा यहाँ पे क्या है? ट्रांसफॉर्मर रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है के है,
और ए जो होता है हमारा वो क्या होता है, टर्न रेशियो होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये क्या होगा, टर्न रेशियो होता है हमारा ए, हो जाएगा टर्न रेशियो, और के जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो अगर यहाँ पे टर्न रेशियो दिया रहता है कि ए इज द टर्न रेशियो देन द इक्विवेलेंट सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी विल बी, तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर इंटू R2 हो जाता। लेकिन के दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो ये हो जाएगा R2 अपॉन के स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ ट्रांसफॉर्मर टेपिंग्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन, तो टेपिंग्स कहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, लो वोल्टेज साइड पे प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर इज, तो ब्रीदर होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर में, उसमें कौन सा केमिकल यूज में लिया जाता है, तो सिलिका जेल यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ए ट्रांसफॉर्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो होता है मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफॉर्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ, तो ब्रीदर के अंदर जो केमिकल यूज में लेते हैं हम, क्या कौन सा केमिकल यूज में लेते हैं, सिलिका जेल। और सिलिका जेल को क्यों यूज में लिया जाता है, इसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसकी क्वालिटी होनी चाहिए एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है सिलिका जेल, इसलिए हम इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, द नॉइज रिजल्टिंग फ्रॉम वेरिएशंस ऑफ लेमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्सेज इज टर्म्ड एज, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक नॉइज प्रोड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से। तो उस नॉइज को हम क्या बोलते हैं, हमिंग नॉइज बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 है, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज 1600 वोट, फुल लोड कॉपर लॉस दे रखा है 1600 वोट है। एट हाफ लोड द कॉपर लॉसेस विल बी, तो हाफ लोड पे कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे हमारे, तो कॉपर लॉसेस को किस तरह से लिखते हैं हम, आई स्क्वायर आर करके लिखते हैं। फुल लोड पे हमारा कॉपर लॉसेस आई स्क्वायर आर है जो दे रखा है 1600, हाफ लोड पे क्या हो जाएगा I/2, ठीक है, ये हो जाएगा I/2 स्क्वायर इंटू आर, I/2 स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर अपॉन 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर बाई 4। तो हमारा 1600 वोट दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 400 वोट, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, इन ए ट्रांसफॉर्मर द आयरन लॉस रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड बिकॉज, ट्रांसफॉर्मर में हमारा आयरन लॉसेस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट रहते हैं नो लोड से लेके फुल लोड तक। और वो क्यों रहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि कोर फ्लक्स जो है हमारा वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है। ट्रांसफॉर्मर जो होती है हमारी डिवाइस जिसमें मेन फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, तो इस वजह से हमारे आयरन लॉसेस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन लॉसेस किस में होते हैं, कोर में होते हैं, आयरन कोर में, तो इसलिए फ्लक्स की वजह से लॉसेस जो है आयरन लॉसेस कांस्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट ए लोड सच दैट, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की क्या कंडीशन होती है हमारे ट्रांसफॉर्मर की, कॉपर लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस, ठीक है, आयरन लॉसेस को हम कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं। तो ये जो है हमारी कंडीशन होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, कॉपर लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स इट इज नेसेसरी दैट दे शुड हैव, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो कौन सी नेसेसरी कंडीशन होती है कि उनकी पोलैरिटी जो है सेम होनी चाहिए, अगर प्लस है तो उसकी प्लस माइनस भी होनी चाहिए उधर भी, तो सेम पोलैरिटी के ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनको हम पैरेलल ऑपरेशन में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज केप्ट क्लोज्ड, तो सेकेंडरी वाइंडिंग कौन से ट्रांसफॉर्मर की हमेशा क्लोज की जाती है, करंट ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है हमेशा क्लोज रखी जाती है, कभी भी ओपन सर्किट नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 47 है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए करंट ट्रांसफॉर्मर शुड नेवर बी ओपन सर्किटेड, देखिए क्यों रखी जाती है ओपन सर्किटेड, क्यों नहीं रखी जाती है, हमेशा क्लोज क्यों रखी जाती है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो बहुत हाई हो जाता है और उसकी वजह से हमारा कोर जो है सेचुरेटेड हो जाता है, तो इस वजह से हम करंट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो है कभी भी ओपन सर्किट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 48 है, फॉर अ गिवन अप्लाइड वोल्टेज with increase in frequency of the applied voltage ED current losses will be, एक हमारे पास कोई भी अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है, फिक्स है कि ये हमारा जैसे 220 वोल्ट है अप्लाइड वोल्टेज, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं हम एफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ईडी करंट लॉसेस विल बी, गिवन अप्लाइड वोल्टेज के लिए अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ईडी करंट लॉसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑप्शन दिए हुए हैं डिक्रीज
इंक्रीज, रिमेन्स अनचेंज्ड एंड नन। तो ईडी करंट लॉसेस जो होते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, सी जो है आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ईडी करंट लॉसेस जो होते हैं किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, बी को क्या लिख सकते हैं हम, फाई अपॉन ए। बी क्या होती है हमारी फ्लक्स डेंसिटी होती है, तो फ्लक्स बाई एरिया होती है फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब एफ इंटू फाई को हम किसके प्रोपोर्शनल लिखते हैं, जो ईएमएफ निकालते हैं, ईएमएफ या वी, तो वो क्या होता है प्रोपोर्शनल टू होता है फाई इंटू एफ के। तो इसको हम वी से रिप्लेस कर सकते हैं, वी से अगर रिप्लेस कर देंगे तो एफ पे तो डिपेंड ही नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये होता है एफ बी एम स्क्वायर, एफ स्क्वायर नहीं होता, ये क्या होता है एफ बी एम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाई। दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर है और अंडर लोड कंडीशन में हम एफिशिएंसी डिटरमाइन करने का कौन सा टेस्ट होता है, बैक टू बैक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल्स कैन विथस्टैंड द हाईएस्ट टेम्परेचर सेफली। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा विथस्टैंड कर सकता है, ऑप्शंस दिए हैं सेल्यूलोज, एस्बेस्टोस, मिका और ग्लास फाइबर। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, द हम इन ए ट्रांसफॉर्मर इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू। हम नॉइज जो प्रोड्यूस होता है वो क्या एट्रीब्यूट करता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। आंसर हो जाएगा इसका मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है, द मैक्सिमम लोड दैट ए पावर ट्रांसफॉर्मर कैन कैरी इज लिमिटेड बाय इट्स। तो मैक्सिमम लोड जो है पावर ट्रांसफॉर्मर का किससे लिमिट होता है, तो ये होता है वोल्टेज रेशियो से। क्वेश्चन नंबर 53 है, द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ। तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। के किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ टू प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ। और ए हमारा क्या होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, ए होता है टर्न रेशियो। तो ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेक्स इफेक्टिव सेविंग ऑन कॉपर एंड कॉपर लॉसेस व्हेन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मेन एडवांटेज क्या होता है, कॉपर सेविंग करता है। ये कॉपर जो होता है हमारा सेव हो जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। और इस कब सेव होता है इफेक्टिवली, जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है इसका क्लोज टू 1 होता है। तो डिजाइन किया जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जिसका ट्रांसफॉर्मर रेशियो शुड बी क्लोज टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज। तो ये भी हमने देख लिया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मेन एडवांटेज क्या है, कॉपर सेविंग। क्वेश्चन नंबर 56 है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का एडवांटेज तो हमने देखा है कॉपर सेविंग है, और इसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके अंदर फॉल्ट एमवीए या शॉर्ट सर्किट करंट जो हम बोल सकते हैं उसको इंक्रीज हो जाती है। और ये क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारा कॉपर की सेविंग हो जाती है तो कॉपर कम होगा, कॉपर कम होने की वजह से आयरन हमारा कम होता है, और इसकी वजह से जो हमारा जेड पर यूनिट होता है, लीकेज इम्पीडेंस जिसको बोलते हैं, लीकेज इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने की वजह से फॉल्ट एमवीए किस तरह से निकालते हैं, 1/Z पर यूनिट करके निकालते हैं। तो अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो फॉल्ट एमवीए हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 57 है, इन स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर्स विच वाइंडिंग इज यूज टू ओवरकम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स दैट इन्वॉल्व्स ग्राउंड। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स दैट इन्वॉल्व ग्राउंड कौन से होते हैं, सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इस तरह के फॉल्ट होते हैं। थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, थ्री फेज फॉल्ट जो होता है वो तो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है हमारा। तो जो फॉल्ट ग्राउंड को इन्वॉल्व करते हैं और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर में हम कौन सी वाइंडिंग यूज में देते हैं, तो टर्टरी वाइंडिंग जो है यूज में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, इन स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कनेक्शंस देयर इज ऑलवेज ए फेज शिफ्ट ऑफ। तो स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कनेक्शन होते हैं, थ्री फेज कनेक्शन होते हैं, पोलैरिटी से हम करते हैं ना, जैसे YD1, DY1, YD11, YD6 इस तरह के। तो YD और DY कनेक्शन में हमेशा क्या होता है, 30 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। लेकिन अगर हम इसके वोल्टेज की पोलैरिटी को एक्सचेंज कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो फेज शिफ्ट जो होती है लैग से लीड चली जाती है, और लीड होगी तो लैग चली जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 59 है विच ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी एप्लीकेशंस। तो हाई वोल्टेज के लिए हम क्या लेते हैं, स्टार कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर यूज लेते हैं। स्टार कनेक्शन जो होता है उसके अंदर हमारा वोल्टेज हाई होता है और डेल्टा कनेक्शन जो होता है करंट हाई होती है। तो हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी एप्लीकेशन के लिए हम कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज लेंगे, स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 60 है फॉर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन विच ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन इज यूज। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है हमारा, जो कंज्यूमर के यहाँ पर होता है, जो डीटीज लगाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, तो उसके अंदर कौन सा कनेक्शन यूज में लिया जाता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज में लिया जाता है। लेकिन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमें क्या होता है, वोल्टेज डाउन करना पड़ता है। जैसे 220 वोल्ट जो है हम देते हैं कंज्यूमर्स के प्रीमिसेस में, 220 वोल्ट हमारा आता है सिंगल फेज के अंदर। अगर बात करें हम यहाँ पे, तो हमें वोल्टेज डाउन करना होता है यहाँ पे तो, लेकिन हम कनेक्शन यूज में ले रहे हैं डेल्टा स्टार। और स्टार कनेक्शन हम किस लिए यूज में लेते हैं, अगर स्टेप अप करना होता है तो स्टार कनेक्शन यूज में लेते हैं एंड में। लेकिन यहाँ पे डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज में क्यों लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है वहाँ पर अनबैलेंस करंट जब फ्लो होती है उसके लिए हमें क्या होता है यहाँ पे पाथ प्रोवाइड। अगर डेल्टा करेंगे तो सर्कुलेटिंग करंट होती है वो इसके अंदर ही सर्कुलेट होती रहेगी, उसको पाथ प्रोवाइड करने के लिए हम स्टार कनेक्शन यूज में लेते हैं। तो स्टार को कर देते हैं ग्राउंडेड, स्टार के अंदर क्या होता है हमारा ग्राउंड कर सकते हैं इसको, तो इस वजह से हम डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज में लेते हैं ताकि सर्कुलेटिंग करंट को मिनिमाइज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 61 है स्टार डेल्टा कनेक्शन इज यूज्ड फॉर। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन किस लिए यूज में लिया जाता है, स्टेप डाउन एप्लीकेशन में, क्योंकि डेल्टा में वोल्टेज जो है डाउन होता है, स्टार में हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है डेल्टा स्टार कनेक्शन इज यूज्ड फॉर स्टेप अप एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, Which of the following materials is suitable for the manufacture of transformer and large turbo alternator। तो ट्रांसफॉर्मर और लार्ज टर्बो अल्टरनेटर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज में लेते हैं हम, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ये जो मटेरियल होता है इसी से हम जो है ट्रांसफॉर्मर और लार्ज टर्बो अल्टरनेटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है इन ए ट्रांसफॉर्मर फ्रिक्शनल लॉसेज इज। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है फ्रिक्शनल लॉसेज नहीं होते, क्योंकि ये हमारी स्टैटिक डिवाइस होती है, रोटेटिंग डिवाइस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 65 है बकोल्स रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। तो ये किस लिए यूज में ली जाती है, ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज में ली जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फॉल्ट्स के लिए। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि बकोल्स रिले जो है ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज में लेते हैं, लेकिन ऑप्शंस में आ जाएगा एक्सटर्नल फॉल्ट्स के लिए, इंटरनल फॉल्ट्स के लिए, ऑल टाइप ऑफ फॉल्ट्स के लिए। तो आपको ऑप्शन जो है इंटरनल फॉल्ट्स वाला करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 66 है द आउटपुट करंट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर ए ट्रांसफॉर्मर having core loss of 200 volt, equivalent resistance referred to secondary of 0.5 ohm। क्या दिया हुआ हमारे पास, कोर लॉसेस दिए हुए हैं 200 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ सेकेंडरी साइड में 0.5 ओम, और हमें क्या पूछा, आउटपुट करंट पूछिए करोस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हमारा क्या होता है, कोर लॉसेस जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, आयरन लॉसेस के। ठीक है, अब आयरन लॉसेस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 200 वोल्ट दे रखा है। अब आयरन तो कॉपर लॉसेस के इक्वल हो जाएगा, आयरन लॉसेस क्या हो जाएगा 200 वोल्ट, और इसको हम कैसे लिखते हैं, आई स्क्वायर आर करके लिखते हैं। तो यहाँ पे आर दिया हुआ 0.5, तो यहाँ से आई स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, ये देखते हैं, यहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा 200 अपॉन आर 0.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 400, आई स्क्वायर इक्वल टू 400, तो आई यहाँ से क्या आ जाएगा √400 हो जाएगा 20 एम्पियर। ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है, कॉपर लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस जिसको बोल सकते हो आप, या कांस्टेंट लॉसेस भी बोल सकते हो। उसको क्या दे रखा है 200 वोल्ट हमें दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉपर लॉसेस इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आर दिया है, पी दिया है, तो यहाँ से आई आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है स्कॉट कनेक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट। तो स्कॉट कनेक्शन किस लिए यूज में लिया जाता है, 3 फेज से 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, डेल्टा स्टार पावर ट्रांसफॉर्मर इज प्रोटेक्टेड बाय करंट ट्रांसफॉर्मर हैविंग। तो अगर डेल्टा स्टार कनेक्शन है हमारे पावर ट्रांसफॉर्मर का, तो परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जब हम यूज में लेते हैं तो कौन सा करंट ट्रांसफॉर्मर यूज में लेंगे, कनेक्शन जो होगा डेल्टा है तो उसका स्टार होगा, स्टार है तो डेल्टा होगा। इस तरह के कनेक्शन जो है प्रोटेक्शन के लिए यूज में लेते हैं।
तो इस तरह से अगर स्टार डेल्टा पूछा तो डेल्टा स्टार पूछा तो स्टार डेल्टा स्टार स्टार, तो डेल्टा डेल्टा, और डेल्टा डेल्टा है तो स्टार स्टार। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन ए 3 फेज डेल्टा ट्रांसफॉर्मर वन ऑफ द फेजेस बर्न्स अप द ट्रांसफॉर्मर विल सप्लाई। तो 3 फेज डेल्टा ट्रांसफॉर्मर का हमारे पास कोई बैंक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझें। और उसके अंदर से हम क्या करते हैं, एक वी कनेक्शन होता है, ओपन डेल्टा कनेक्शन, या उसको वी कनेक्शन बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, हम एक फेज को रिमूव कर देते हैं वहाँ से, तो वो ओपन डेल्टा हो जाता है। उसके अंदर हमारा जो ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसकी रेटिंग क्या हो जाती है, आउटपुट रेटिंग जो होती है उसकी 1/√3 हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगी 1/√3, ये एस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एस ओपन डेल्टा या वी। ठीक है, तो 1/√3 ऑफ एस होगा तो 57.7% ऑफ आउटपुट रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, और इसको आप किस तरह से निकालेंगे, जो डेल्टा ट्रांसफॉर्मर है 3 फेज डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, तो उसको एस डेल्टा डेल्टा लिख सकते हैं आप। उसकी क्या होती है, 3VI होती है, और एस अगर वी ओपन डेल्टा कर देंगे आप तो ये हो जाएगा वी, इसकी क्या हो जाएगी √3VI। और अगर आप इसका रेशियो लेंगे यहाँ से तो ये आएगा 3/√3, नहीं √3/3 आएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह से आ जाएगा हमारा 1/√3 इंटू एस डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, ए ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग एट इट्स फुल लोड एंड इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी, इट्स आयरन लॉस इज 1 किलोवाट, इट्स कॉपर लॉस एट हाफ लोड विल बी। हमारे पास ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है जो फुल लोड पे वर्क कर रहा है, और उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी भी है, जिस टाइम पे हमें आयरन लॉसेस दे रखा है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट कब दिया हुआ है, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी है और फुल लोड है। तो हमें कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है हाफ लोड पे। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है तो हमारा कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉसेस हो जाता है। तो ये लिख लेंगे पी कॉपर लॉसेस एट फुल लोड। तो पी कॉपर लॉसेस फुल लोड पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 किलोवाट। अब हमें कहाँ निकालना है, हाफ लोड पे निकालना है। कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, I²R होता है। हाफ लोड करेंगे तो I/2 का स्क्वायर R हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा I²R/4। तो हाफ लोड पे आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट/4। 1 किलोवाट/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 किलोवोल्ट। तो 0.25 किलोवाट ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ लोड पे आपकी करंट हाफ हो जाएगी, लेकिन लॉसेस दिए जाते हैं I²R से, तो I²R क्या हो जाएगा I²R/4 हो जाएगा। तो इस वजह से आपका कॉपर लॉसेस हाफ लोड पे क्या होता है 1/4 ऑफ कॉपर लॉसेस एट फुल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, पॉसिबल 3 to 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन फॉर पैरेलल ऑपरेशन इज। यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के कनेक्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है कि पैरेलल ऑपरेशन कौन सा सक्सेसफुल रहेगा इनमें से। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है डेल्टा स्टार डेल्टा स्टार, डेल्टा 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 स्टार, स्टार स्टार डेल्टा स्टार, और डेल्टा स्टार टू स्टार डेल्टा। तो हमारा पैरेलल ऑपरेशन कब सक्सेसफुल रहता है, जब कोई जो भी दो ट्रांसफॉर्मर है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहता, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए और फेज सीक्वेंस भी हमारा सेम होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हमारा डेल्टा स्टार और डेल्टा स्टार है, इसमें ना तो कोई फेज शिफ्ट है, और सीक्वेंस जो है फेज सीक्वेंस वो भी इसका करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप किसी में भी देखेंगे तो कनेक्शन जो है जस्ट डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको जो है फेज शिफ्ट मिल जाएगा। अब आपको देखा था यहाँ पे स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार में क्या होता है 30 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, a single phase 10 kVA 2000 by 200 volt 50 Hz transformer is connected to form an auto transformer as shown in the figure below. What are the values of V1 and I2 respectively? एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है 10 kVA का, जिसका वोल्टेज रेशियो है 2000/200 वोल्ट और 50 हर्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसको हम कनेक्ट करते हैं एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जिसका फिगर आपको दिया हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ V1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर था वो किस तरह का होगा, इसके हिसाब से अगर अपन बनाए यहाँ पे तो ये इस तरह हो जाएगा। ये था हमारा 2000 वोल्ट, ये हो जाएगा 200 वोल्ट,
और ये हो जाएगा इसका पोलैरिटी। अब हमें क्या करना है, 10 kVA इसकी रेटिंग दे रखी है, हमें एज ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर इसको कनेक्ट करना है। तो एज ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर इसको कनेक्ट किया है, तो उसका जो है हमें डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, इस तरह से इसने कनेक्ट किया है। तो इसके अंदर क्या हो गया, पोलैरिटी जो है जस्ट अपोजिट हो गई, ये इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। अगर दोनों में इनकमिंग में होता है यहाँ पे और यहाँ पे होता है तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव पोलैरिटी, और अगर इसके अंदर जस्ट अपोजिट है तो इसको हम बोलेंगे सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा V1 की वैल्यू जो हो जाएगी, सब्ट्रैक्टिव की वजह से क्या हो जाए, वोल्टेज रेशो जो है माइनस हो जाएगा। यहाँ से ये 2000 है और ये हमारा इसका वोल्टेज जो होगा ये होगा 200 वोल्ट, क्योंकि हमें दिया हुआ है यहाँ पे सेकेंडरी का वोल्टेज क्या है 200 सिंगल फेज में। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी की वजह से हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी 2000 माइनस 200, तो ये क्या आ गया हमारा 1800 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास यहाँ पे 1800 वोल्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, I2 फाइंड आउट करना है। तो I2 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करेंगे, रेटिंग दे रखी है इसकी 10 kVA, ये हो जाएगा S। अब S क्या होता है, S इक्वल टू V इंटू आई होता है। V हमें पता चल गया है, यहाँ पे 1800 दे रखा है V की वैल्यू, तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे हम। I की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10 kVA अपॉन 1800 वोल्ट, तो ये आ जाएगी हमारे किलो एम्पियर में, या एम्पियर में निकालेंगे। इसको आप सोल्व करें, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा I का, और V हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। A 500 kVA transformer has constant losses of 500 watt and copper losses at full load are 2000 watt. आयरन लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस या कोर लॉसेस दिए हुए हैं 500 वोट, कॉपर लॉसेस एट फुल लोड दिए हुए हैं 2000 वोट। देन एट वोट लोड इज द एफिशिएंसी मैक्सिमम। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से लोड पे एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, SN मैक्सिमम। ये हमें फाइंड आउट करना है। एस फुल लोड हमें दिया हुआ है 500 kVA, कोर लॉसेस दिए है 500 वोट, कॉपर लॉसेस दिए 2000 वोट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SN मैक्सिमम हो जाएगा हमारा यहाँ से एस फुल लोड अंडर रूट में PI आयरन लॉसेस अपॉन PC कॉपर लॉसेस। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह दे देंगे, आपको पूछेंगे कौन से लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से हमारा फुल लोड पे KVA क्या है इसका 500 है, PI हमें दिया हुआ है 500, PC दिया हुआ है 2000। तो इसको आप सोल्व कर लें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 500 इंटू ये 1/4 का अंडर रूट आ जाएगा 1/2 0.5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 250 kVA, आंसर हो जाएगा इसका 250 kVA। 250 kVA पर हमारी एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। यहाँ पे इतने क्वेश्चन लिए मैंने, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं हमारे। इसके बाद हम सीरीज स्टार्ट करेंगे इंडक्शन मशीन की MCQ सीरीज। ट्रांसफॉर्मर पे जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते थे वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। आप लोगों में से लोग पूछते हैं कि मैम क्या इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, तो सफिशिएंट तो कभी कुछ नहीं होता है। आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़े, जहाँ से पढ़ सकते हो उतना पढ़े, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, हर तरह की स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में किसी भी स्टेट वाले में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको सोल्व करवा दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी टॉपिक में क्वेश्चन बनाना चाहे तो कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में हमारी सीरीज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि एक क्वेश्चन जो हमने लिया था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, ये लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज़। तो उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे आंसर बता दिया था, 0 लॉसेस, इनफाइनाइट रिलक्टेंस एंड 0 रेजिस्टेंस। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलत आंसर था वो। ये आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 लॉसेस, 0 लॉसेस आंसर होगा इसका। 0 लॉसेस, इनफाइनाइट
रिलक्टेंस नहीं, इनफाइनाइट परमिएबिलिटी होगा, ये होता है म्यू आर। म्यू आर जिसको लिखते हैं परमिएबिलिटी। और जीरो रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे जीरो रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस को भी हम किससे लिखते हैं, आर से। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, जीरो लॉसेस होते हैं, इनफाइनाइट परमिएबिलिटी होती है एंड जीरो रेजिस्टेंस होता है, नहीं जीरो रिलक्टेंस होता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीरो लॉसेस, इनफाइनाइट परमिएबिलिटी एंड जीरो रिलक्टेंस। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा और एक डाउट था किसी क्वेश्चन में जिसके अंदर दिया हुआ था कि ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज जो है फ्लक्स को लीड करता है या लैग करता है, तो मैंने इसका आंसर बताया था लीड करता है 90 डिग्री से। तो इसमें डाउट है आपको कि मैम ये तो लैग करता है, लेकिन लैग क्या करता है, वो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, फ्लक्स को क्या करता है, 90 डिग्री से लैग करता है। और वोल्टेज जो है वी टर्मिनल वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज भी कह सकते हैं, उसको क्या करता है 180 डिग्री से लैग करता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर रखें। मैंने लिखा है ट्रांसफॉर्मर, इन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज, वोल्टेज को क्या लिखेंगे हम, वी लिखेंगे, इंड्यूस ईएमएफ को लिखेंगे ई लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ जो है 90 डिग्री से लैग करता है। ये आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। जिनको भी डाउट था वो यहाँ पे एक बार देख ले। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है ट्रांसफॉर्मर के ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम करेंगे इंडक्शन मशीन की सीरीज़। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।